गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने स्टडी किया था ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज अक्रॉस ए ग्रुप एंड ए पीरियड। तो अभी हम बात करेंगे आयनिक रेडियस की। आयनिक रेडियस सेम ही होता है जैसे एटॉमिक रेडियस होता है ना, उसी तरीके से साइज़ होता है, लेकिन नाम क्या है इसका? आयनिक। आयनिक का मतलब क्या होता है? आयंस का रेडियस की बात हो रही है। तो सबसे पहले आयन बनता कैसे है वो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एटम है, ठीक है, मान लो ये कोई एटम हो गया और उस एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, या मान लो हम सीधा लिख देते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ उसके अंदर। तो अगर उसके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा कैटायन। ठीक है, इतनी बात आपको पता है। उसके ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। जितने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना उसके ऊपर चार्ज आएगा। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो एक चार्ज प्लस का, अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन खोता है तो 2, एल्यूमिनियम जैसे 3 इलेक्ट्रॉन खोता है तो उस पर Al3 प्लस आएगा। ठीक है, अब अगर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर वो एटम जो है किसी नॉन मेटल का हुआ तो वो गेन भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन को। तो गेन अगर इलेक्ट्रॉन करता है तो वो क्या बनेगा? वो एनायन बनेगा। एनायन पे चार्ज कैसा होता है बेटा? नेगेटिव। ये मैं आपको बहुत पहले बेसिक जब बताए थे तब बताया था आपको कि कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज ही क्यों लिखते हैं। तो अगर मैं आपको समझाऊं तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई ले लेते हैं, एग्ज़ाम्पल सोडियम ले लिया हमने, इसके पास अभी 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है, क्योंकि आपको पता है जितना किसी का एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट का उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। माइनस के 11 प्लस के 11, नेट चार्ज क्या आ गया एटम के ऊपर? 0। इट मीन्स ए एटम, जो एन एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, किसी भी का भी एटम हो। फिर अब अगर इन 11 में से मान लो उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, जो कि उसकी टेंडेंसी है, 2 8 1 है ना उसकी कॉन्फ़िगरेशन, तो उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद उसके पास क्या बचा? आफ्टर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या बचा उसके पास? उसके पास बचे 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो कहीं पर भी नहीं गए, तो चार्ज माइनस के 10 हो गए, और 11 प्रोटॉन ये प्लस के हो गए। नेट चार्ज क्या आएगा? प्लस का 1। अब समझ में आया कि हम कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए रखते हैं क्योंकि एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया और अब उसके अंदर प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, इस वजह से कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी तरीके से हम एनायन का उदाहरण ले सकते हैं। ये अभी मैं साइज़ डिस्कस नहीं कर रही बेटा, ये अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि एनायन क्या होता है और कैटायन क्या होता है, जस्ट आपको बेसिक बता रही हूँ अभी। ठीक है, तो एनायन क्या है? एक एटम ने गेन किया इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए हमने क्लोरीन ले लिया। मान लो क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 287, क्योंकि उसका 17 एटॉमिक नंबर होता है, तो उसके बाहर वाले में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो लेने की टेंडेंसी रखेगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो शुरुआत में जब उसने कुछ नहीं किया था उसके पास 17 ही इलेक्ट्रॉन थे और 17 ही प्रोटॉन थे, और नेट कट पिट के चार्ज उसके पास जो आना था वो 0 आना था। तो इसका जो एटम था, क्लोरीन का एटम, वो न्यूट्रल था। बट आफ्टर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, और उसके बाद अब उसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18, और उसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 17। माइनस के 18, 17 प्लस के, तो क्या आ जाएगा साइन? क्लोरीन के ऊपर ऐसे साइन आएगा, तो इसका मतलब ये क्लोराइड का आयन है और ये एनायन है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि इस बार बार मैं आपको कैटायन एनायन बोलूँगी तो आपको समझ में आना चाहिए कि कैटायन मतलब पॉजिटिव, एनायन मतलब नेगेटिव। ठीक है ना, कैटायन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, एनायन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद हम साइज़ की बात करते हैं। तो बेटा कैटायन का जो साइज़ होता है वो उसके एटम के साइज़ से हमेशा हमेशा छोटा होता है, ये ध्यान रखना। अब ये क्यों हुआ? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया सोडियम और हम कंपैरिजन कर रहे हैं सोडियम आयन का, तो सोडियम का साइज़ ज़्यादा होगा एज़ कंपैरिजन टू सोडियम प्लस के। तो अब आप इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? इसके लिए कल मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन को आपने मानना है स्टूडेंट, जो कि आप हैं। ठीक है,
प्रोटॉन को मानना है या न्यूक्लियर चार्ज को मानना है टीचर्स, ठीक है, मुझे मान लो। और क्लासरूम आपका क्या हो गया, उस एटम के लिए उसका शेल जो होता है वो उसका क्लासरूम है। ये बात समझ में आ गई। अब हम सोडियम से बात करते हैं। तो सोडियम का जो था कॉन्फ़िगरेशन थी शुरुआत में 2 8 1, ठीक है। तो हम इसके लिए एक बना लेते हैं, ये पॉजिटिव, और इस वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाली में 8 इलेक्ट्रॉन, और इस वाली में, क्योंकि मुझे डॉट लगाने में टाइम लग जाएगा तो मैं जस्ट ऐसे ही बना रही हूँ, ठीक है। अब क्या किया उसने, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। तो अब सोडियम का एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा। अभी सोचो तुम, एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, लेकिन इस 11 इलेक्ट्रॉन में से जब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, उसका एटॉमिक नंबर तो 11 ही है, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन अब कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आ जाएगी, 2 8, और इस पे चार्ज क्या हम लिखेंगे, प्लस, ठीक है ना। तो अब हम इसके ऊपर ये 11 नहीं लिख रहे हैं, हालांकि सोडियम एटम के अंदर क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो 11 है ही, लेकिन हम एलिमेंट को दिखाते हैं ऐसे, आयन को नहीं दिखाते ऐसे लिख। तो सोडियम प्लस जो आयन था उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है ऐसे। अब आप मुझे ये बताओ कि जब मैं इसका बनाऊंगी तो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें, और ये आएंगे 8। आपको इस दोनों में से किसका साइज़ बड़ा लग रहा है? ऑफ कोर्स आपको आंसर होगा कि मैम हमें एटम का साइज़ बड़ा लग रहा है आयन के कंपैरिजन में। हुआ क्या, हुआ ये कि बेटा इसकी जो एक शेल थी ना, ये पूरी तरीके से गायब हो गई है। ये आपको ये सेल दिखाई दे रही है ना, जिसमें थर्ड शेल, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, वो पूरी तरीके से गायब हो गया। इसमें तो वो है ही नहीं जो थर्ड शेल है। इसका मतलब इसका साइज़ ऑटोमेटिकली क्या होना था, छोटा होना था। पहली बात समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी बात, एक तो तरीका ये हो गया इसे समझने का, दूसरा तरीका क्या है, अब देखो हम कंपैरिजन करते हैं। ये हमने लिखा सोडियम, ये लिखा हमने सोडियम प्लस। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है। ये हम दोबारा लिख लेते हैं, ये सोडियम है, ये सोडियम प्लस है, तो इसके अंदर 11 ही इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है। इसके अंदर बेटा ध्यान से देखना, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर चुके हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे आप ये बता सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन कौन से वाले में ज़्यादा फील कर रहा है। यहाँ पर रेशो है 1:1 कि 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, हालांकि 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप रेशो निकालोगे तो 1:1 रेशो आ रही है, ठीक है। यहाँ पर कितनी रेशो आ रही है, ऑफ कोर्स इससे ज़्यादा है ना। इसका मतलब प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं एज़ कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड खींच रहे हैं। अब आप इस चीज़ को समझो, प्रोटॉन कहाँ पर हैं, न्यूक्लियस में, ठीक है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ पर। अगर वो इससे अट्रैक्शन फील करेंगे तो नज़दीक चले जाएंगे उसके, और साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसका मतलब कैटायन का साइज़ हमेशा छोटा होगा अपने एटम से। पहली बात समझ में आ गई। अब हम दूसरी बात का समझते हैं एनायन के लिए। अब एनायन के लिए क्या करेंगे, हम एनायन लेते हैं। हम एनायन के लिए हमने लिया मान लो फ्लोरीन, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ फ्लोरीन का आयन, फ्लोराइड आयन जिसे हम बोलते हैं। इसमें शुरुआत में 9 इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 प्रोटॉन है, ठीक है। यहाँ पर भी वही है, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन रेशो जो आ रही है। तो 9 प्रोटॉन जो है 9 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन फ्लोराइड आयन जो है ना, फ्लोराइड आयन के पास अब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया है, तो इसके पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 9। अब बताओ आप, क्या वो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, क्या वो सेम यहाँ पर जितनी अट्रैक्शन फील कर रहा था उतनी ही कर रहा है, या कम कर रहा है इस केस में, या ज़्यादा कर रहा है इस केस में? ऑफ कोर्स कम कर रहा है, क्योंकि पहले 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहे थे, अब 9 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना है। समझ में आया? इसका मतलब लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रही है पर इलेक्ट्रॉन, तो लेस आ रही है, इसका मतलब लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब साइज़ क्या होगा, बड़ा हो गया। अब ये भी नहीं समझ में आ रहा तो आप इस तरीके से देखो कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये एक शेल थी, ये एक शेल थी, ठीक है। ये है 2 और 7, ये कॉन्फ़िगरेशन थी ना। अब क्या हो गया है, 2 और 8। पहली बात समझ में आ गई, ठीक है, कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये है हमारा फ्लोराइड आयन,
ये है हमारा फ्लोरीन। तो अब क्या हुआ है, यहाँ पर अट्रैक्शन जो है वो कम है, यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा है। ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को खींचे जा रहा है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, साइज़ छोटा हो रहा है। बट यहाँ पर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से यहाँ पर जो फीलिंग है उसकी अट्रैक्शन की वो थोड़ी सी क्या हो गई, लेस हो गई है। लेस हो गई है तो अपना साइज़ क्या करेगा, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा सा और दूर चला जाएगा न्यूक्लियस से, तो साइज़ क्या हो गया, बढ़ गया। एनायन का साइज़ हमेशा बड़ा होगा, कैटायन का हमेशा छोटा होगा अपने रिस्पेक्टिव एटम से। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। चलो और दूसरी तरीके से बात करते हैं कि और तरीका क्या है कि वो क्यों साइज़ बढ़ रहा है, तो इसको आप समझो। अब जब यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पर 7 थे फ्लोरीन के केस में, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन, हम एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज नेगेटिव, इस इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज नेगेटिव, इन दोनों के बीच में फोर्सेस कैसी होंगी, रिपल्शन वाली। ये बात समझ में आई कि जब हम नया इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जा रहे होते हैं तो दूसरे इलेक्ट्रॉन जो मौजूद होते हैं वो रिपल करते हैं, उसको रिपेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली साइज़ जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का वो क्या होगा, बढ़ेगा। पास नहीं बैठना चाहते ना। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को 7 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाने हैं, वैसे तो हम प्रिसाइज नहीं कह सकते लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। मान लो पहले ही 7 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बैठे थे, इस तरीके से बैठे थे, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन। अब हमने ये हो गया, अब 8वां इलेक्ट्रॉन आ रहा है इनके पास, ये 8वां आएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिपेल करेंगे तो इसका मतलब वो कहेंगे हमारे पास मत आओ, तो इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या होना पड़ेगा, बड़ा, ताकि ये इसके लिए जगह बन सके। बात समझ में आई। तो इसका मतलब रिपल्शन होगा तो ऑटोमेटिकली जो साइज़ होता है एटम का वो बड़ा हो जाता है। तो ये पूरा समझाने का क्राइटेरिया मेरा क्या था, जो आपको बात समझ में आ जाए वो ये थी कि कैटायन का साइज़ हमेशा अपने एटम से छोटा होगा और एनायन का साइज़ हमेशा अपने एटम से बड़ा होगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं हम एक और चीज़ जो है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, नॉट इवन इन आ नॉर्मल एग्ज़ाम, आपके इनके नीट वगैरह में भी पूछा जाता है 1 नंबर के। तो नीट के लिए या नॉर्मल कहीं पर क्वेश्चंस हों तो इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आता है। क्या मतलब है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब क्या है? आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब क्या हुआ बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब होता है कोई ऐसी स्पीसीज, वो एटम भी हो सकता है, वो आयंस भी हो सकता है, जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, ठीक है, उसके पास क्या होंगे? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, इसी ने एग्जाम्पल देख लेते हैं, वही स्टडी कर लेते हैं। ये देखो इसने कई एग्जाम्पल लिखे हैं, वही स्टडी करते हैं हम। पहला है ऑक्साइड आयन। अब इसके इलेक्ट्रॉन देखो आप, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, उसके ऊपर 2 नेगेटिव है, इसका मतलब उसने 2 गेन किया इलेक्ट्रॉन का और टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए 10, ठीक है। फ्लोराइड आयन का 9 एटॉमिक नंबर होता है, एक उसने लिया, कितने हो गए? 10 ही आए दोनों के इलेक्ट्रॉन। सोडियम प्लस का क्या होगा? Na+, तो Na के पास होते हैं 11, एक उसने लूज़ कर दिया, बन गए 10। मैग्नीशियम 2+, तो टोटल होते हैं उसके पास 12, कितने लूज़ कर दिए उसने? 2, तो कितने आ गए? 10। इस बात से समझ में आया आपको क्या हो रहा है? चलो इनका कोई और मेंबर अगर आपको लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, अगला लिख देंगे हम, एल्युमिनियम 3+। एल्युमिनियम के पास कितने होते हैं? 13, 3 उसने लूज़ कर दिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 10। आपको और लिखना हो तो इसका कोई मेंबर यहाँ पर नहीं मौजूद जो, तो यहाँ पर ये लिखा मैंने। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7, 3 उसने इलेक्ट्रॉन, माइनस साइन है ना, तो 3 उसने क्या किए हैं बेटा? 3 उसने ले लिए, तो 7 और +3 कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। समझ में आ गया? इसका मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं? वो कोई भी एटम और आयन जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? सेम है, ठीक है। अब हम इनका ऑर्डर लिखेंगे अगर साइज़ का, तो कैसे लिखेंगे? जैसे हमने सारे लिखे थे, एन, हम सारे एक बार में लिख लेते हैं। N-3, ऑक्सीजन 2-, फ्लोरीन -, सोडियम +,
हमने बेटा नियोन को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि उसमें हमेशा वंडरवॉल रेडियस मानी जाती है, जो कि हमेशा बड़ा साइज़ आएगा, तो उसको हमने छोड़ दिया। बाकी का हमने निकाल रखा है, वो हम कर रहे हैं। तो हम तीनों के अंदर इन सब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इन सब के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। सबके पास 10 हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं प्रोटॉन्स की बात करूं, प्रोटॉन्स पूछ रही हूँ आपसे, प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स कितने होते हैं? जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9, इसमें 11, इसमें 12 और इसमें 13। क्या आप बता सकते हैं किसका साइज़ सबसे छोटा होगा और किसका बड़ा? कैसे बताओगे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर न्यूक्लियर चार्ज अपने लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन से अपनी तरफ खींचता है तो उसका साइज छोटा होगा। तो यहाँ पे ये देखो कि किसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो सबके पास बराबर हैं, इलेक्ट्रॉन सबके पास बराबर हैं, लेकिन इस वाले केस के अंदर जो प्रोटॉन्स की संख्या है वो 13 है। इसका मतलब मैक्सिमम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एल्युमिनियम 3+ आयन के बीच में है। तो सबसे छोटा साइज़ किसका होगा? एल्युमिनियम 3+ का, क्योंकि वो अपने लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स को बहुत 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 स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहा अपनी साइड। इसका साइज सबसे बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा कम इसके अंदर प्रोटॉन्स की संख्या है, या न्यूक्लियर चार्ज कह सकते हो आप, सबसे कम न्यूक्लियर चार्ज है। सबसे कम न्यूक्लियर चार्ज है तो जो फील करेंगे इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो भी बहुत कम करेंगे। तो साइज़ इसका बड़ा और इसका सबसे छोटा। तो अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूँ तो ऑर्डर लिख सकते हैं हम। सबसे बड़ा साइज़ है किसका? N-3 नाइट्राइड आयन, उसके बाद ऑक्साइड आयन, उसके बाद फ्लोराइड, उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम। इसका मतलब ये वाला है स्मॉलेस्ट और ये वाला है लार्जेस्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया है और इन्होंने कुछ पूछा है वो हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज? ये तो सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैग्नीशियम और मैग्नीशियम 2+ क्या बनाया उसने? कैटायन। ऑफकोर्स किसका साइज़ बड़ा होगा? मैग्नीशियम का बड़ा होगा, क्योंकि मैग्नीशियम का इसलिए बड़ा होगा क्योंकि मैग्नीशियम एटम है और मैग्नीशियम का जो आयन है वो कैटायन है। एल्युमिनियम का बड़ा होगा किससे? एल्युमिनियम 3+ से। ठीक है, और अगर वो ये कंपैरिजन करवाना चाह रहे हैं, क्या कंपैरिजन करवाना चाह रहे हैं? उन्होंने क्या पूछा है? विल हैव द लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा साइज़। ठीक है, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं कि बड़ा साइज़ के हिसाब से छोटे साइज़ के हिसाब से कैसे आएंगे। तो आप पहले ये देखो, मैग्नीशियम 2+ और एल्युमिनियम 3+ तो क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक। और इसमें साइज़ किसका छोटा है? एल्युमिनियम 3+ का साइज़ छोटा है किससे? मैग्नीशियम 2+ वाले से। इतनी बात आपको पता है। ठीक है, और आपको ये पता है ये मैग्नीशियम जो है इसका जो साइज़ होता है आयन का वो अपने एटम से तो छोटा है। इसका मतलब इससे पहले कौन है? मैग्नीशियम। ठीक है, और अगर आप पीरियड में जाते हो तो पहले मैग्नीशियम आता है फिर एल्युमिनियम आता है। तो इसका मतलब एल्युमिनियम का साइज़ किससे छोटा होगा? मैग्नीशियम से, क्योंकि जब अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं हम एटॉमिक साइज़ की बात करते हैं तो एज वी गो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज़ डिक्रीजेस। तो हम इस साइड जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होगा, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब सबसे बड़ा जो है वो हमारा कौन आया बेटा? हमारा आंसर क्या आएगा? सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है मैग्नीशियम, सबसे बड़ा, इसका मतलब लार्जेस्ट। और एल्युमिनियम 3+ क्या है हमारे पास? स्मॉलेस्ट। जस्ट चेक द आंसर। Hence the largest species is Mg and the smallest is Al3+। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आयनिक एंड एटॉमिक साइज़ के बारे में। आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू क्लास।